नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डाटा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज में हम तीसरी क्लास लेके आपके सामने प्रेजेंट है। यह है तीसरी क्लास आपकी, ठीक है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आप लोग यदि वो क्लास देखना चाहते हैं तो आराम से जाइए अपने ग्लोबल डाटा यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट एक बना दी गई है जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए विवेक सर ने आपको पहले क्लास में बता दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो पीडीएफ भी जाके आप लोग globaliti.org वेबसाइट globaliti.org इस वेबसाइट से जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक क्लास का अलग अलग, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आज के हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोधक के वर्ण में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है। मतलब कि आपने रेजिस्टेंस का कोडिंग पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग। रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग में आपसे पूछा है कि जो रेड कलर होती है रेजिस्टेंस की, रेड कलर का कोड कितना रहता है या रेड कलर का मान कितना रहता है, ये आपसे पूछा है। देखिए रेजिस्टेंस कोडिंग कैसे याद किया जाता है, मैंने ये आपको बताया था कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध, यहाँ लिखिए कि प्रतिरोध के रंग कलर कोड को याद, कलर कोड, रेजिस्टेंस के कलर कोड क्या क्या है भाई। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लो, VGW, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 0 1 2 3 4 5 हो गया, 4 5 6 7 8 और ये 9। आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है रेड। आर मतलब रेड ना, आर का मतलब होगा रेड, रेड का पूछा है आपसे, तो रेड का कितना हो जाएगा भाई, 2। तो यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करने का ये ट्रिक है। सबसे ऊपर क्या रहता है, यहाँ पे रहता है आपका ब्लैक, ठीक है। ब्लैक के बाद फिर ये क्या है भाई, ये है आपका ब्लू, ठीक। फिर ये है आपका रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है। फिर ये हो जाता है आपका वायलेट, और जी का मतलब है इधर ग्रीन, ठीक है। और ये डब्लू का मतलब है वाइट। तो ये आपका कलर कोडिंग होता है, ठीक है। कलर कोडिंग को याद करने का ट्रिक भी मैं आपको बता दिया हूँ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। कलर कोडिंग आप लोग जानते हैं कि ये कितने बैंड का होता है यार, ये या तो 4 बैंड का होता है या फिर 5 बैंड का या फिर 6 बैंड का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बैंड आपके सामने बता दिया। तो 1 2 3 4, यदि 4 बैंड है तो 4 बैंड में जो शुरू के 3 रेजिस्टेंस होंगे, ये जो शुरू के 3 मान होंगे, ये 3 मान क्या दिखाएंगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कलर दे दिया है आपका रेड, ठीक है, ग्रीन, फिर इधर दे दिया आपका सिल्वर, इधर दे दिया आपका सिल्वर, या एक मिनट रुक जाओ, इधर आपका ऑरेंज दे दिया है और ये दे दिया आपका सिल्वर, ठीक है। इस तरीके से यदि कलर दे दिया है तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू का जो 2 मान होगा वो क्या दिखाएगा यार, शुरू का जो 2 मान होगा वो दिखाएगा रेजिस्टेंस के मान को। मतलब सीधे सीधे ये कलर कोडिंग लिख देंगे, जैसे कि ये RG है ना, तो RG का मैं मान लिख दूं यहाँ से, तो 2, और जी की वैल्यू कितनी है यार, येलो है ना, ग्रीन और ग्रे है एक, अरे यार ये ग्रे है, ठीक है चलो। एक ग्रीन है, यहाँ पे ग्रे है। तो ग्रीन, ये ग्रीन है, ग्रीन का कितना है, ग्रीन का है आपके सामने 5, तो ये लिख दिया हमने 5, ठीक है। तो ये हो गया 0 2 5 2 5। फिर ओ का मतलब क्या होता है यार, ऑरेंज ना, तो ये मल्टीप्लायर का काम करता है। ये किसका काम करता है भाई, ये काम करता है आपका मल्टीप्लायर का, ठीक है। मल्टीप्लायर मतलब कि 25 में गुणा कर देंगे 10 की पावर से,
10 की पावर मतलब कि यहाँ पे कितना है यार, ऑरेंज के सामने 3 है ना, तो 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। और प्लस माइनस जो ये चौथा बैंड रहता है, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है इसके टॉलरेंस को या फिर कहिए सहनशीलता को दिखाता है। तो सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का आपका प्लस माइनस 5% होता है या 10% होता है, प्लस माइनस 5% में लिख दे रहा हूँ, शायद 10% होता है इसका, शायद होता है 10%। हाँ, तो ये हो जाएगा इसका मान, ऐसे इसका मान लिखते हैं यदि 4 बैंड का रेजिस्टेंस है आपके सामने, तो ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही कोई भी यदि आपके सामने दे दिया क्वेश्चन और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो पहले ये फॉर्मूला आप लोग ये पहले ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक लिख के इसके बाद आसानी से आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, इसमें सदिश राशि बतानी है आपको, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस ऐसे नाम पढ़ के आसानी से बता सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो ये चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि सर इसमें तो केवल हम और केवल हमको दिख रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, अब यहीं पे बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि सर जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो भाई मेरे याद कर लीजिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, जो धारा है, धारा आपकी एक अदिश राशि है, न कि सदिश राशि है। अब कुछ लोग कंसेप्ट देते हैं इसमें कि सर जैसे आप किसी वायर में सप्लाई दे रहे थे, वो तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना। जी हाँ, बिल्कुल एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जो हमारी करंट है वो करंट सदिश राशि के योग का पालन नहीं करती है। जो वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम का जो नियम रहता है उसका पालन नहीं करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारी करंट है वो करंट एक अदिश राशि है। क्लियर है बात, करंट क्या है, एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे चाहें तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिए कि धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है यार, क्यू इक्वल टू आई टी होता है ना। आई टी को इसका मात्रक यदि चाहें आप तो इसका मात्रक आप लोग कूलाम लिख सकते हैं या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड पे लिख सकते हैं, और एम्पियर इंटू सेकेंड लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को क्या कहते हैं यार, इसी को तो आप लोग वोल्ट कहते हो, इसी को तो आप लोग वोल्ट कहते हो, या फिर एम्पियर इंटू ओम कहते हो, एम्पियर इंटू ओम हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सबको पता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है ना। और ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों आपके अदिश राशि है, तीनों के तीनों अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 स्रोत से लगे हैं, तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कितना होगा। देखिए ये ऐसा सेम क्वेश्चन एक इससे पहले वाले में पहले वाले सीरीज में है कि वहां पे पूछा था समांतर में क्या होगा, अब यहाँ पे पूछ दिया है कि सीरीज में क्या होगा। तो देखिए एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि ये वर्ड नहीं लिखा रहता, एक जैसा लैंप यदि नहीं लिखा रहता है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कर ही नहीं पाते। ये क्वेश्चन कैसा हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कि डाटा अपर्याप्त है। क्या हो जाता है भाई, डाटा अपर्याप्त है। ठीक, लेकिन एक जैसा बोल दिया है कि ये सिमिलर है, दोनों बल्ब सिमिलर है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस भी सिमिलर होगा। इसमें रेजिस्टेंस होगा, दोनों बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध, वो भी समान होगा। तो इस वजह से जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा आधा आधा में। जैसे क्या होगा, जैसे कि जैसे समझो, मान लीजिए कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक दूसरा 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको हमने जोड़ दिया है किससे, इसको हमने जोड़ दिया है 50 वोल्ट से, 50 वोल्ट से जोड़ दिया है। तो अब मैं पूछूंगी आपसे कि ये 50 वोल्ट जो है, 50 वोल्ट छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो 240 वोल्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को लिख लो, 240 वोल्ट मैं लिख दूं यहाँ पे। अब पूछूं मैं आपसे कि
यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस हमारे सामने 10 ओम के 10 ओम के लगे हैं। इसमें वोल्टेज का मान कितना होगा, इसमें वोल्टेज का मान कितना होगा, तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे जो करंट है, करंट एक ही बहेगी, एक ही करंट बहेगी पूरे सर्किट में। तो इसका मतलब ये है कि हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे सीरीज में जोड़ दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, V की वैल्यू दिया हुआ है 240, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 बटा में 20, 240 बटा में 20 मतलब कि कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट, तो 12 एम्पियर, सॉरी 12 एम्पियर, 12 एम्पियर की करंट बहेगी, 12 एम्पियर की करंट इस सर्किट में बहेगी। तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 12 गुणे 10 कर देंगे, 12 गुणे 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 वोल्ट यहाँ पे और 120 वोल्ट यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि रेजिस्टेंस समान रहेगा तो वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा आधा आधा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, आधा आधा वोल्टेज दोनों पे बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों पे, करेक्ट है इतना। चलिए, यदि ये वर्ड नहीं दिया रहता, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कैसे आपने मान लिया 10 ओम, कैसे मान लिया 10 ओम, हम नहीं मान रहे, वो हमने बस एज एक मतलब कंसिडर कर लिया उसको। ठीक है, आप कोई भी उसमें डाटा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल की बात कर दिया है, ऊपर क्वेश्चन में भी आइडेंटिकल बोला है। यदि आइडेंटिकल बोला है तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर मान के हैं, बराबर बराबर मान के, तो उनमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी इक्वल होगा। इस वजह से ये 120 वोल्ट 120 वोल्ट दोनों पे आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When two ionized conductor connected, then charge will not flow if, दो आयनाइज्ड कंडक्टर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है फिर भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों। हिंदी में यह लिखा है ना कि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि चार्ज इज इक्वल, यदि चार्ज समान समान है तो क्या करंट फ्लो करेगी, दूसरा है धारिता समान है, तीसरा है विभव समान है, चौथा है कि द साइन ऑफ चार्ज इज इक्वल, आवेश का चिन्ह एक समान है। तो देखिए, किसी भी सर्किट में यदि आपको करंट फ्लो कराना है, किसी भी सर्किट में यदि आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपको किस चीज की जरूरत रहेगी, आपको एक फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी बताया था कि करंट हमेशा किधर से किधर को बहती है भाई, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहती है। जैसे करंट हम लोग जो नदी में बहने वाली धारा होती है उसको भी करंट ही कहते हैं। तो धारा किधर से किधर को बहती है, इधर नदी का ऊपरी हिस्सा रहता है, ऊपरी हिस्सा से निचले हिस्सा की तरफ धारा का प्रवाह होता है। सेम वही कंडीशन है यहाँ पे भी कि करंट हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहेगी, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहेगी। यदि मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में यदि यहाँ पे 50 वोल्ट है और यदि यहाँ पे 50 वोल्ट है, दोनों पे वोल्टेज तो है, दोनों आयनाइज तो है, लेकिन अब इसमें यदि एक कंडक्टर आप जोड़ देते हैं, इन दोनों में यदि एक कंडक्टर जोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं बहेगी। जैसे कि आप ये कहिए कि दो बाल्टी ले लीजिए, आप ऐसे दो बाल्टी ले लो, ठीक है, दोनों बाल्टी में पानी एकदम बराबर बराबर भर दो, बराबर बराबर पानी भर दो, बीच में इधर कहीं पाइप काट के इसमें से लगा दो, इन दोनों में लगा दो, तो क्या इधर से कोई पानी इधर जाएगा क्या, या इधर से कोई पानी इधर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल दोनों पे समान है, दोनों पे पोटेंशियल क्या है भाई, समान है, तो कोई भी यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि पोटेंशियल इज इक्वल, पोटेंशियल इज इक्वल, पोटेंशियल यदि इक्वल है तो धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह होने के लिए हमें क्या चाहिए, आवेश का प्रवाह होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं। चलिए, एक टेस्ला का मान कितना होता है, एक टेस्ला का मान कितना होता है, पहले तो मुझे ये बताइए कि टेस्ला किसकी यूनिट है, टेस्ला किसकी यूनिट है, और इसका मान तो मान लीजिए आपको बताना ही है,
पहले ये मुझे बता दो कि टेस्ला यूनिट है किसकी? टेस्ला किसकी यूनिट है भाई? टेस्ला है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यहां पर लिख लीजिए एक पॉइंट, टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ये होता है आपका वेबर, हिंदी में लिख लो वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग लिखते हैं 1 टेस्ला। 1 टेस्ला ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके 10⁴ गॉस के। 10⁴ गॉस के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10⁴ गॉस। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है? ये आपका SI मात्रक है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी शक्ति में वृद्धि कितनी होगी? यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसके शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? P=I²R। इस फार्मूले का यूज करके बताइए मुझे, थोड़ा सा बताइए। P क्या क्या फार्मूला होता है यार? मैं आपके सामने फार्मूला लिख दूं एक बार। P=V×I होता है। P एक फार्मूला होता है आपका V²/R। ठीक है, P एक फार्मूला होता है आपका I²×R, और एक फार्मूला होता है P=W/T। P=W/T, इतना फार्मूला होता है ना। चलिए, अब आपको यहाँ पे बताना है कि 8% बढ़ जाती है तो इसकी शक्ति में वृद्धि कितनी होगी? 8% बढ़ जाता है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि मैं इस फार्मूले में रखूं, इस फार्मूले में यदि रखूंगा तो 8% बढ़ने पे कितना होगा यार? ये 8×10 = 64। तो उस तरीके से तो कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। एक काम करिए, इन सबको हटा दीजिए, इसका बेसिक जो फॉर्मूला है इसको इसको यूज करिए। P=VI, P=VI को यूज करेंगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, वोल्टेज को, यदि यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, यदि वोल्टेज को नियत रखा जाए, नियत रखा जाए, वोल्टेज को यदि नियत रखें तो जितना आप करंट बढ़ाएंगे पावर का मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करंट के रेस्पेक्ट में, करंट के रेस्पेक्ट में शक्ति का भी मान बढ़ता जाएगा, शक्ति का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे 8% बढ़ाने को बोला है ना, तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी? शक्ति भी आपकी 8% ही बढ़ जाएगी, शक्ति भी आपकी 8% ही बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज को नियत मान लिया है। ठीक है, चल, कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है? E=mc², जहाँ पे m क्या है यार? जहाँ पे m है आपका द्रव्यमान। ठीक है, c क्या है भाई? c है आपकी प्रकाश का चाल। सॉरी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। सॉरी बच्चों, E=mc², ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कितनी होती है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को ही प्रतिरोधकता, देखिए रो को कहते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध।
विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और इंग्लिश में इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, या ओम मीटर ना दिया हो तो ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मैच कराइए, ओम इंटू सेंटीमीटर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन सी ओम इंटू मीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओम किसका है? ओम तो आपका प्रतिरोध का है। ओम किसका है भाई? ये प्रतिरोध का है। अल्फा बीटा गामा ये तो अलग चीज हो गया, सेंटीमीटर पर ओम होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। 50 हर्ट्ज भाई आप क्या जानते हैं? एफ इक्वल टू 1/t, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, एफ इक्वल टू 1/t। तो आपसे टी पूछा है, एफ की वैल्यू दे रखा है कितना? एफ की वैल्यू दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f, 1/f की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू 50 है, ये कितना हो जाएगा? ये टी इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको मैं क्या लिख दूँ ऊपर, ऊपर चलिए मैं कितना से गुणा कर दे रहा हूँ? 100 से, ठीक है। ऊपर मैं 100 से गुणा कर दूं तो नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, 50 गुणे 100। तो इसको काट दो, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है। ये जो 100 है ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 मिली सेकेंड। हम आसानी से लिख सकते हैं इसको 20 मिली सेकेंड। टी इक्वल टू 20 मिली सेकेंड है क्या कहीं पे? 20 मिली सेकेंड, यस, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड कैसे आया ये आपको दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ना भाई 20 मिली सेकेंड कैसे आया? हमने बस यहाँ पे यूनिट चेंज करने के लिए ही 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आप एक भिन्न में ऊपर नीचे दोनों में एक ही वैल्यू से यदि आप गुणा और भाग कर देते हो तो भिन्न में कोई अंतर नहीं आएगा, वही हमने यहाँ पे किया है। फिर हमने इसको काट के आसान बना दिया और तो मिली में चेंज कर लिया। चलिए 1 गीगा के बराबर होता है, 1 गीगा ओम इज इक्वल टू 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है? ये तो अब आप सबको सभी को पता होगा कि 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है। ये बताने वाली बात नहीं है, ये बताने वाली बात नहीं है, ये सबको पता होगा, ठीक है। 1 ओम को आप लोग क्या लिख सकते हो भाई? 1 ओम, यदि 1 ओम लिखना है तो ये तो सीधे सीधे 1 ओम हो गया, ठीक है, 1 ओम, ठीक है। यदि 1 किलो ओम कहीं पे लिखा है तो 1 किलो ओम कहीं पे लिखा है, इसको ऐसे ही बना लो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका 1000 ओम, 1000 ओम या फिर 10 की पावर 3 ओम, ठीक है। 1 ये कैपिटल एम और फिर ओम बना दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ओम, ठीक है। और यदि 1 जी ओम लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 की पावर 9 ओम, ठीक है, 10 की पावर 9 ओम, जो कि ऑप्शन डी में मिल रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम ये सब याद है कि नहीं आप लोगों को? याद है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? विद्युत धारा का वहन वहन करता है, मतलब कि किसी भी वायर में करंट किस वजह से फ्लो होती है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, या फिर न्यूट्रॉन की वजह से, या फिर न्यूट्रॉन की वजह से, ये आपको बताना है। तो भाई हमने आपको पिछले लेक्चर में ही काफी अच्छे तरीके से बताया था कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में करंट हमारी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक हमारी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारी जो करंट होगी, करंट
इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दिशा होगी वो कैसा रहता है, वो रहता है अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट के बहने की दिशा के विपरीत हमेशा इलेक्ट्रॉन बहता है, और करंट जिधर बहती है उधर कौन बहता है, करंट का मान जिधर करंट जिधर की तरफ फ्लो होती है उधर होल्स जाते हैं, ठीक है। करंट के साथ कौन रहता है भाई, होल्स रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब चलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ, केवल मान लीजिए क्वेश्चन तो करना ही नहीं है ना। अब यहाँ पे मुझे ये बता दीजिए प्रोटॉन की खोज कौन किया था, प्रोटॉन की खोज कौन किया था भाई, रदरफोर्ड साहब ने किया था, रदरफोर्ड, ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस 1.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज आपके किए थे थॉमसन जी ने, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे चार्ज होता है आपका माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये कहाँ पे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सॉरी जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन के नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षा में गति करता है, बाहरी कक्षा में गति करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में गति करता है, और जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर रहते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन रहता है, ये उदासीन रहता है। और इसकी खोज किसने किया था भाई, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक, चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। इस समय कहीं कहीं पे गोल्डस्टीन का भी नाम आ रहा है, तो ये देख लेंगे आप लोग। हालांकि चैडविक अभी तक सही माना जा रहा है और चैडविक ही सही है, ठीक है ना। इतना जरूर याद रखिएगा कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे बैटरी में जो हम लोग विलियन यूज करते हैं, बैटरी में जो विलियन, जैसे कि आप लोग कहते हो ना कि बैटरी का पानी, तो बैटरी का पानी एक तरह से क्या है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या है भाई, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इफ करंट इज आई एंड वोल्टेज इज वी देन पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। देख रहे हैं ना आप ऐसा देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और ये जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, समझिए ये किसी न किसी या तो यूपीआर VNN में आया हुआ क्वेश्चन है, या तो RRBJEE में, नहीं तो यूपीपीसीएल TG2 में, या फिर CRPF हेड कांस्टेबल में, या फिर DRDO में, या फिर इसरो में। मैं यहाँ पे नाम अब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नाम लिखने से ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। यदि हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया है तो ये सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं विश्वास है तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आपके लिए बस इतना ही रहता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो पूरा PhD कराने लगते हैं, तो PhD करने की जरूरत नहीं है आपको भाई, आप उतना पढ़िए क्योंकि कंटेंट आपके पास कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। जैसे आप PCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी आना चाहिए, नॉन टेक्निकल भी यदि आप बेहतर नहीं कर रहे हैं तो उसका भी 50 नंबर का वेटेज अपना अलग रहता है, वो भी मायने रखता है कि आप मेरिट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। फिर यदि आप DRDO की करने जाए तो उसमें तो मान लीजिए आपका टेक्निकल रहता है, हालांकि आप लोग SSC में नहीं बैठते हैं, SSC में यदि आप बैठने जाएंगे तो उसका नॉन टेक्निकल का पूरा अलग पोर्शन रहता है, ठीक है ना। तो भाई आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, लेकिन पूरा सब्जेक्ट को कवर करना है। अब एक ही सब्जेक्ट में आपने पूरा PhD तो कर लिया, मतलब काफी अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई कर लिया, मान लीजिए कि आपको मशीन बहुत अच्छा आता है, बहुत तगड़ा आता है, कोई भी क्वेश्चन आए आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको पावर सिस्टम नहीं आता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है, तो क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा 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 वेटेज दीजिए, जरूर दीजिए, और एक बार बेसिक अपना क्लियर करिए। बेसिक यदि नहीं क्लियर है तो उसके लिए आप एक बार थोड़ा सा ग्लोबल ITI का आप लोग जो पेड वर्जन पेड कोर्स है
वो भी देख सकते हैं। उसमें बेसिक तो एकदम बिल्कुल बता दिया गया है, आपको इतना बता दिया गया है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आसान लैंग्वेज में। ठीक है, एक बार जब बेसिक किसी का क्लियर हो जाता है तो फिर उसे कहीं भी किसी भी ऊंचाई तक पढ़ाया जा सकता है, किसी भी लेवल तक पढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप कोई एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। अब अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब आप रटे रहोगे। जैसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन आया उसी पे आधारित या उसका जैसे ही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया तो तुरंत आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए जैसे मैं ये पावर का ये 4 फार्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने बार बार, तो ये फार्मूला लिखने के पीछे क्या रीजन है? ये फार्मूला लिखने के पीछे रीजन है कि आप इसको यदि बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, केवल बोलेंगे भी तो ये याद हो जाएगा। और मैं बार बार इसीलिए लिखता हूँ कि आप लोग केवल इसको बोलते रहिए, याद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग रेंज है। द पावर रेटिंग रेंज ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग कितनी होती है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है, एक तरह का आपका कार्बन क्या है भाई, ऑप्शन तो सबने पढ़ लिया ना। कार्बन एक तरह का क्या है आपका, प्रतिरोधक है, कुचालक है। ठीक है, तो कुचालक का आप लोग जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम होगा, रेजिस्टेंस यदि कम से कम होगा तो इसकी पावर रेटिंग क्या हो जाएगी, उसकी पावर रेटिंग भी कम से कम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे पहले ये देख लो कि ऑप्शन ऑप्शन भी देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। केवल इतना कि किसी को पता रहे कि रजिस्टर जो हमारा कार्बन है, कार्बन एक तरह का प्रतिरोधक होता है, एक तरह का इंसुलेटर होता है। तो वो ये ऑप्शन देख के भी तुरंत बता देगा कि उसमें कम से कम होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं पता है तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कार्बन की पावर रेटिंग, कार्बन की पावर रेटिंग 1/8 वॉट से लेकर 2 वॉट के बीच होती है। ठीक है, 1/8 वॉट से लेके 2 वॉट तक होती है। इतने के रेंज में ही वेरी करता है इसका पावर रेटिंग। ठीक है, अब इतने के बीच में यदि वेरी करता है तो क्या ये, यदि कोई पूछ ले आपसे कि सर 0.5 वॉट यदि दिया रहेगा तो ये होगा क्या पावर रेटिंग इसका? जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 1.8 का मतलब क्या होता है, 1.8 का मतलब क्या होता है यार, 1.8 का मतलब होता है आपका 0.125 वॉट से लेके कितना 2 वॉट तक। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके 1/4 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, हर एक वैल्यू वो पावर रेटिंग होगी इसकी कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, यदि 2 वॉट से अधिक है तो वो कार्बन के रेटिंग में आएगा क्या? नहीं, कार्बन के पावर रेटिंग में वो नहीं आएगा। लेकिन 2 वॉट से कम हो और 1/8 वॉट से अधिक हो तो वो आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट अलाउ इन अ 5 एम्पियर सर्किट। 5 एम्पियर सर्किट में मैक्सिमम कितने लाइट्स हो सकते हैं? तो देखिए जो हमारी 5 एम्पियर की सर्किट है, 5 एम्पियर के सर्किट में टोटल 10 पॉइंट हो सकते हैं, 10 पॉइंट, और 800 वॉट तक लोड हो सकता है, 800 वॉट तक लोड हो सकता है। ठीक है, और जो हमारी 16 एम्पियर की सर्किट होती है, 16 एम्पियर की सर्किट, 16 एम्पियर के सर्किट में टोटल कितने पॉइंट रहने चाहिए? टोटल पॉइंट रहने चाहिए 2। ठीक है, लोड कितना तक होना चाहिए? लोड होना चाहिए हमारा 3000 वॉट तक लोड हो सकता है। ठीक है, टोटल पॉइंट कितने रहने चाहिए? टोटल 2 पॉइंट ही रहने चाहिए। जैसे ही 2 पॉइंट से अधिक हुआ तो अब हमारा परिपथ बदलना पड़ेगा, एक नया परिपथ डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, और यदि 10 पॉइंट से अधिक पॉइंट बन रहा है तो उसमें हमें दूसरा सर्किट दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 10 पॉइंट्स। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। और यहीं पे यदि 16 एम्पियर का पूछा रहता तो 16 एम्पियर के लिए ये केवल कितना रहता,
ये रहता है केवल और केवल 2 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें लोड कितना तक जा सकता था, लोड हमारा 3000 वाट तक, और यहाँ पे कितना लोड रहेगा, यहाँ पे 800 वाट तक लोड रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है, ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसका कारण क्या है। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसका कारण तो भाई ये तो सबको पता है कि कारण जो ओजोन परत है, ओजोन परत का जो क्षरण का मेन कारण है वो है क्लोरीन। वो क्या है, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन डायरेक्ट तो पाया नहीं जाता, डायरेक्ट तो रहेगा नहीं, डायरेक्ट सीधे पृथ्वी से निकल के तो जाएगा नहीं, ये किसी न किसी एक यौगिक के साथ जाता है, और जिस यौगिक के साथ जाता है वो सबसे खतरनाक यौगिक है CFC। CFC देखिए यहाँ पे ऑप्शन कोई ना कोई दिया होगा, CFC दिया हुआ है यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह सबसे ज्यादा घातक है ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के लिए। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये बताइए कि जो पृथ्वी का लेयर है, ये लेयर कितनी ऊंचाई तक गया हुआ है अंतरिक्ष में, तो यहाँ लिख लीजिए पृथ्वी की लेयर, पृथ्वी की परत 1000 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में है। ठीक है, पृथ्वी की कितनी लेयर है, पृथ्वी की कुल 5 लेयर है, कुल 5 लेयर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कभी कभी कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कि ऊपरी विमान, ऊपरी विमान समताप मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में उड़ते हैं मेरे भाई, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, अच्छा हमने आपको बता तो दिया कि सर इसमें 5 लेयर होती है, ये हमने आपको बता तो दिया, लेकिन पांचों लेयर का थोड़ा सा नाम भी लिख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो होती है हमारी, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है हमारी समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, इससे जस्ट जो ऊपर वाली लेयर, अच्छा इसका ये ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी तक होती है, ये 0 से लेके 20 किलोमीटर तक होती है, ये 20 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये होती है 50 किलोमीटर तक, कितने कितने तक होती है भाई, 50 किलोमीटर तक। इसके बाद फिर होता है हमारा, इसके बाद समताप मंडल के बाद मैं इंग्लिश में नाम लिख दे रहा हूँ इन सभी का, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, ये कितना तक होता है भाई, ये होता है आपका 85 किलोमीटर तक, 85 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बाद फिर होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये कितना तक रहता है, ये रहता है आपका 690 किलोमीटर तक। फिर आपका सबसे ऊपर होता है आयन मंडल। ठीक है, आयन स्फेयर, इसकी ऊंचाई कितनी तक रहती है, इसकी ऊंचाई रहती है 1000 किलोमीटर तक, इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक रहती है। और वातावरण के बारे में यदि जान रहे हैं तो और एक बात जान लीजिए कि वातावरण में 18% क्या रहता है, 18% आपका नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, और 21% आपका ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है, 21% रहती है, और 1% में CO2 और बाकी सारे गैसेस 1% में होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहता है भाई, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, क्लियर है बात, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78%, ऑक्सीजन आपका 21% है ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब आपके 1% पे रहते हैं। ये हो गए आपके पांचों
क्षोभमंडल हो गए, समताप मंडल हो गए, मेसोस्फीयर या फिर मेसोमंडल हो गया, ठीक है, फिर थर्मोमंडल हो गया, फिर आयन मंडल हो गया। ये आपके 5 मंडल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इज रेस्पेक्टिवली 132 एंड 16, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहली बात कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मुझे बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसी को हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, इसी को हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है कि अम्लराज किसे कहा जाता है, किस अम्ल को अम्लराज कहा जाता है, तो अम्लराज H2SO4 को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसकी ये जितने इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं सारे एलिमेंट्स के आपको द्रव्यमान संख्या आनी चाहिए। सारे एलिमेंट्स को आपको द्रव्यमान संख्या यदि पता है, यदि द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं, द्रव्यमान संख्या बोले तो क्या, मॉस, उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यदि आपको पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। यदि एटॉमिक मास नहीं पता है तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और यदि आप लोगों को नहीं याद है तो एक बार जिसको जिसको भी याद करना होगा वो हमें कमेंट करेगा, कमेंट करेगा तो इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और 1 से लेकर 30 तक के जो भी आपके एलिमेंट हैं उनका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, किस आवर्त का वो एलिमेंट है, ये सारे चीज मैं मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आपको बता दूंगा, ठीक है। एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा जिसमें आप लोग आसानी से ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। ये है आपका सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर तो होता है 16, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 14, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका कितना रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है इसका 14, लेकिन यहाँ पे इसका जो एटॉमिक, एक मिनट रुकिए, तो क्या क्या दिया यार, एटॉमिक हाइड्रोजन सल्फर, अच्छा यह इसने दे रखा है, इसने दे रखा है सल्फर के लिए 32, ठीक। एटॉमिक मास इसका कितना होता है भाई सल्फर का, आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर PS, हाँ 16 होता है। सिलिकॉन देखिए यहाँ पे जो हमारा सोडियम है, सोडियम का कितना रहता है भाई, सोडियम का 11 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। एल्यूमिनियम का होता है आपका 13, ठीक है। फिर सिलिकॉन का होता है आपका 14, फास्फोरस का होता है आपका 15, ठीक है। फिर सल्फर का होता है आपका 16, ठीक है। क्लोरीन का होता है 17, फिर आर्गन का होता है आपका 18, पोटेशियम का होता है आपका 19, फिर आप कैल्शियम का होता है 20, ठीक है ना। तो ये है आपके एटॉमिक नंबर, ये सारे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो इसका 16 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 32, तो 2 गुणे 1 प्लस 32 प्लस, अब देखिए ये है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो यहाँ पे 4 गुणे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है उसका 8, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या 16 होती है, ठीक है। वैसे ही सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो 16 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करिए, 2 प्लस 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा ना, 32 64 कितना होगा, 32 64 98, 2 98, 98 हो जाएगा यहाँ पे, 98 ऑप्शन में दिया हुआ है, 98 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 98 राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ पाए क्या आप लोग, ये समझने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में तो दे रखा है, क्वेश्चन में दे के आपको आसान बना दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है, तो अब ये चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। मुझे 1 से लेकर यदि 30 तक लिखना हो, या 1 से लेकर 45 तक मैं याद रखा हूँ, 45 तक, यदि आपको 30 तक याद है तो बहुत है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है,
भाई देखिए ये जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हल्के हैं। दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाकर तब फिर हमारा अणु बनता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक परमाणु को जब मिलाया जाता है तब जाकर हमारा अणु बनता है, तो यही सबसे भारी है। यही क्या है, यही सबसे भारी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻28 kg, ठीक है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है यार, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg, है ना। और न्यूट्रॉन का कितना रहता है, न्यूट्रॉन का भी यही इसी के बराबर होता है आपका 24 kg हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और ये है आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये सभी सभी हल्के होते हैं। इन सभी में सबसे अधिक भारी आपका कौन है, सबसे अधिक भारी आपका अणु है, ठीक है। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। ओम का नियम किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है यार। ओम का नियम आप सभी लोग जानते हो, आई प्रोपोर्शनल टू वी, आई प्रोपोर्शनल टू वी, यही तो ओम का नियम है ना। ओम का नियम यही तो है। तो आई प्रोपोर्शनल टू वी आप सभी लोगों को पता होगा कि ये आई क्या है भाई, आई है आपका धारा, और वी क्या है यार, वी है वोल्टेज। तो कहीं ना कहीं ये वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बताएगा। तो ऑप्शन मैच कराइए, आवेश और प्रतिरोध, आवेश और क्षमता, धारा और वोल्टेज। यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही है, धारा और वोल्टेज, ठीक है। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V = W/Q, V = W/Q। तो V का तो आप लोगों को यूनिट सबको पता होगा कि V का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है ना। वोल्टेज का मात्रक कितना रहता है यार, वोल्टेज का मात्रक होता है आपका वोल्ट, ठीक है। ये भी यहाँ से भी जो एक मात्रक बनेगा वो भी तो आपका वोल्ट ही बनेगा ना। तो यहाँ से 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। 1 वोल्ट = जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, यस 1 जूल पर कूलाम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई छोटे छोटे फार्मूले तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। यदि फार्मूले याद है तो आप लोगों को मात्रक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा आपको कभी भी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला तो सबको याद होना ही चाहिए, ये 10वीं में पढ़ा दिया जाता है, और आपकी ITI 10वीं के बाद होती है ना। चल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग, कि किसी बिंदु पर 20 विभव है, अनंत से एक बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या है, ठीक है। एक हमारा आवेश है, उस आवेश को हम लोग अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अनंत से लेके आ रहे हैं तो किया गया कार्य बताना है, और उस आवेश पे विभव कितना है, उस आवेश पे विभव है 20 वोल्ट। बस आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, V = W/Q। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आप किसी भी न्यूमेरिकल को यदि आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल आ जाए, आप चाहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल करने आ जाए, तो आप सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करिए कि पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखिए। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है V = 20 वोल्ट, ठीक है। और Q = कितना है, Q = पूछा है 0.5। आपसे पूछा क्या है, किया गया कार्य, आपसे W पूछा है। तो जैसे ही आपने डाटा लिखा, जैसे ही आपने गिवन डाटा को लिखा, तो अब आपको तुरंत ये समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है। देखिए VQW, अब आपके दिमाग में बस इतना, मतलब आपके अपने दिमाग को बस इतना दौड़ाना है कि VQW में कोई फॉर्मूला बनता है क्या, कोई फॉर्मूला बनता है क्या, तुरंत दिमाग में आएगा कि अरे हाँ यार, एक हमने ऐसा फॉर्मूला कभी पढ़ा था, आज से लगभग 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले पढ़ा था, जब हम 10वीं में थे, है ना। ऐसा कहोगे तुम लोग के रिसाला, अरे यार हम जब 10वीं में पढ़ रहे थे तभी ये फॉर्मूला था V = W/Q। वो तो काफी एक जमाना हो गया ना, है कि नहीं। चल यहाँ पे बस आपको V की वैल्यू पुट करनी है और आपको Q की वैल्यू पुट करनी है, तुरंत W निकल आएगा।
चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ 20 इज इक्वल टू W बाई 0.5 तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ये हो जाएगा आपका 10 ये हो जाएगा आपका 10 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है यार जूल 10 जूल ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 10 जूल ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो यही छोटे छोटे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसको हमने कराने का प्रयास किया है और सिंपल वे में बताने का भी प्रयास किया। ठीक है तो आपसे बस यही इतना गुजारिश है कि भाई एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक करते रहिए आप लोग और सेशन यदि अच्छा लग रहा हो आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ करेक्ट।